नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है आपने मेरे बच्चे की जान क्यों ली माँ। आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। विद्या शादी करके ससुराल आई तो उसके पति नीरज ने उससे कहा कि देखो विद्या, तुम मेरी माँ की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे व्यवहार से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखूँगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मेरे घर वालों की जी जान से सेवा करना और मेरी माँ के सामने कभी अपनी ज़ुबान मत चलाना। उनके आदर्श सम्मान का ख्याल रखना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। तो विद्या ने मुस्कुराकर हाँ भर दी। भला उसे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था। वो तो वैसे भी अपने ससुराल के सभी लोगों को अपना मान चुकी थी। वो तो खुद ही अपनी किस्मत के पलटने पर बहुत हैरान थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की बेटी थी और शादी अमीर परिवार में हो गई थी तो खुशी से फूली नहीं समा पा रही थी। शादी के बाद 1 महीना कब गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। देखते ही देखते नीरज का विदेश वापस जाने का समय आ गया, क्योंकि वो विदेश में ही जॉब करता था। बस शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी लिए आया था। तो इस बात को लेकर विद्या बहुत उदास थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रखकर सोच लिया था कि नीरज चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर ये सब लोग भी तो मेरे अपने ही हैं। नीरज की माँ का व्यवहार विद्या के साथ वैसे तो बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से उसके साथ बात करती थी, मगर विद्या को एक चीज़ समझ में नहीं आती थी कि जब भी नीरज कभी आसपास ना होता तो उसकी सास उसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती थी। लेकिन विद्या को लगता कि ये उसका वहम होगा। नीरज विद्या से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ अकेली रह गई, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अभी उसकी ज़िंदगी में ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। अगले ही दिन सुबह विद्या अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। उठ जाओ महारानी, कब तक सोती रहोगी? सारा दिन बिस्तर ही तोड़ती रहोगी क्या? उठकर कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। 6 बज गए हैं, लेकिन अभी तक उठने का नाम नहीं ले रही। अरे तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? ये ससुराल में बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती। विद्या ने हैरानी से उठकर देखा तो ये उसकी सास कांता जी की आवाज़ थी। उनके व्यवहार पर बहुत हैरानी हुई कि बाकी दिन भी तो मैं 7 बजे उठती हूँ, लेकिन पहले तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। खैर, उसने कुछ ना कहा। खामोशी से उठकर हाथ मुंह धोकर वो किचन में आई। बाकी सब घरवाले अभी तक मज़े से सो रहे थे। विद्या ने सबके लिए इडली डोसा और सांभर बना दिया। तब तक 8 बज चुके थे। फिर उसने जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे। विद्या ने आगे बढ़कर अपनी ननंद वैशाली को हिलाते हुए कहा, उठो दीदी, नाश्ता बन गया है। वैशाली, जो गहरी नींद में सोई हुई थी, उसने विद्या का हाथ झटकते हुए कहा कि नाश्ता बना दिया तो कोई एहसान नहीं किया है, उठकर कर लेंगे। अभी सिर मत खाओ और सोने दो हमें। विद्या शर्मिंदा होकर वापस आ गई और अपनी सास कांता जी को इधर उधर देखने लगी। तब कांता जी कहीं दिखाई नहीं दी तो विद्या उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो ये देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। विद्या खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि सब लोग अभी तक सो रहे हैं तो फिर मुझे इतनी जल्दी उठाने की क्या जल्दी पड़ी थी। खैर, 9 बजे तक सब लोग उठ गए थे तो विद्या ने सबको नाश्ता परोस दिया। उसकी ननंद वैशाली ने खाना शुरू किया तो मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी ये क्या है, नाश्ता तो एकदम ठंडा पड़ा है। तभी विद्या के ससुर जी बोल पड़े, मुझे तो ताज़ा नाश्ता फिर से बनाकर दो, मैं ये डोसा वोसा नहीं खाता। मेरे लिए आलू की सब्ज़ी और पराठे बना दो। एक एक करके सारे लोग शुरू हो गए। विद्या खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। घर में विद्या को मिलाकर कुल 7 लोग थे। नीरज की बड़ी बहन वैशाली, जो शादीशुदा थी, वो अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी, क्योंकि उसका पति भी विदेश में काम करता था। सास ससुर और एक छोटा देवर था। सब लोग डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे गप्पे लड़ा रहे थे, मगर सास या ननंद दोनों में से एक भी उठकर उसकी मदद करने के लिए किचन में नहीं आई।
जब तक नीरज घर पर था तब तक तो कांता जी ने विद्या से एक दिन भी नाश्ता नहीं बनवाया था। जब भी विद्या नाश्ता बनाने किचन में आती तो कांता जी ये कहकर मना कर देती कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, आराम से अपने पति के साथ समय गुजारो। ननंद भी बहुत अच्छे से बातें किया करती थी। ये देखकर विद्या भी खुश हो जाती थी कि उसके सास और ननंद बहुत अच्छी हैं। मगर उस इन सब का आज पता चला था कि सब लोग बस नीरज के जाने का इंतज़ार कर रहे थे और उसके जाते ही सब ने अपनी अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है। खैर, विद्या ने सबके पसंद का नाश्ता फिर से बना दिया और बाहर लाकर सबके सामने परोस दिया। सबने नाश्ता किया पर विद्या से ये तक नहीं पूछा कि तुम भी नाश्ता कर लो। जैसे ही अपने कमरे की तरफ वो जाने लगी तो सास ने तेज़ आवाज़ में कहा कि कहाँ चल दी हो महारानी, घर का बाकी काम कौन करेगा? आज काम वाली बाई नहीं आएगी, वो 10 दिन के लिए मना करके गई है, तब तक घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। विद्या ये सुनकर मायूस होकर फिर से घर के कामों में लग गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे लेकिन काम वाली अभी तक नहीं आई तो विद्या समझ गई कि सास ने उसे झूठ कहा था कि काम वाली बाई ने 10 दिन की छुट्टी ली है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उन्होंने उसे निकाल दिया है और अभी पूरा काम उसे ही करना होगा। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। नीरज को गए हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था। एक दिन विद्या को सुबह उठते ही उल्टियाँ होने लगी तो सास की नज़रों ने भांप लिया कि मामला कुछ और ही है, मगर उन्होंने विद्या के सामने नाम तक ना लिया कि कहीं उन्हें काम न करना पड़ जाए। एक दिन विद्या की माँ इत्तेफाक से उससे मिलने आ गई तो विद्या उनसे अपनी तबीयत के बारे में बताया तो वो चौंक गई। उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेकअप किया तो खुशखबरी सुनाई कि विद्या माँ बनने वाली है। ये सुनकर विद्या तो हैरान ही रह गई कि इतनी बड़ी खुशी उसकी ज़िंदगी में आ गई और उसे पता ही नहीं चला। वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और अच्छा खाने पीने की सलाह दी थी क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि विद्या को खून की कमी है। और विद्या की माँ ने घर आकर विद्या की सास को खुशी से बताते हुए कहा कि बहन जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हो। पर डॉक्टर ने विद्या में खून की कमी बताई है, इसीलिए उसे आराम करने को कहा है। बेहतर यही है कि आप कोई कामवाली रख लीजिए। ये सुनकर कांता जी खुशी का दिखावा करते हुए बोली, हाँ हाँ बहन जी, विद्या तो मेरी बेटी जैसी ही है और फिर इसने मुझे दादी बनने की खुशी जो दी है तो भला मैं इससे ऐसे हालात में काम क्यों करवाऊंगी। मैं आज ही किसी कामवाली का इंतज़ाम करती हूँ। तो विद्या की माँ संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। माँ के जाने के बाद विद्या जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी तो उसकी सास वहाँ आ पहुँची और कहने लगी, विद्या, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं है। इस हालात में काम करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे पूरे परिवार में रहते हुए 3 बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही हो कि बिस्तर पर आकर लेट गई। विद्या हैरानी से उनकी तरफ देखती रही मगर कुछ बोल ना पाई और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब नीरज का फ़ोन आया तो उसने प्रेग्नेंट होने की बात बताई। ये सुनते ही नीरज तो मानो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, मगर उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें तो कामकाज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसीलिए वो गरीब परिवार की लड़की को ब्याह कर लाए थे। विद्या की तबीयत खराब होने के बाद भी सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। एक दिन जब नीरज का फ़ोन आया तो उसने कहा कि उसकी माँ और बहन किचन में उसकी मदद करने नहीं आती। तो नीरज अचानक गुस्से में आ गया और वो कहने लगा कि मैं इतनी दूर बैठा तुम सबके लिए दिन रात कमा रहा हूँ और तुम और माँ दोनों ये छोटी छोटी घरेलू बातें हर समय मुझे बता बता कर परेशान करती रहती हो। अगर तुम थोड़ा बहुत काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा। नीरज की बात पर विद्या चुप रह गई
कि जैसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था। इस काम में वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगी रहती है। उसने जान लिया कि नीरज से शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सास और ननद का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। विद्या को अब समझ में आने लगा था कि वो एक गरीब परिवार से लड़की क्यों ब्याह कर लाए थे। इन्हें तो बस घर का कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी, बस, और कुछ नहीं। नीरज की शादीशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी अंडरवियर भी खुद ना धोती थी, वो भी लाकर विद्या को पकड़ा देती थी। कपड़े धोकर जैसे ही विद्या थोड़ा आराम करने कमरे में जाती तो सास बोल पड़ती कि खाना कौन तेरी माँ बनाएगी। विद्या को 2 मिनट भी बैठने ना देती और किचन में भेज देती। और काम ख़त्म करके वो कमरे में आती तो देखती कि नीरज की कई कई मिस कॉल आई हुई थी। वो उस बैक कॉल करती तो फ़ोन उठाकर वो भी उसे ही सुना देता कि तुम क्या करती रहती हो पूरे दिन, तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात कर लो। मैं तुम्हारे आराम की खातिर ही यहाँ प्रदेश में रह रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। विद्या दोनों तरफ से पिस रही थी। उसे लग रहा था कि शादी करके उसने कोई मुसीबत ही मोल ले ली है। पति के साथ ज़्यादा बात ना करने की वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसी झगड़े का विद्या की सास को फ़ायदा होता था और अपने बेटे नीरज को फ़ोन करके विद्या के खिलाफ वो झूठी सच्ची बातें बताने लगती थी, जिसे वो सच मान लेता है और विद्या से झगड़ा करने लगता। एक दिन विद्या की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। जब बाहर से उनकी बेटी अंदर आई तो उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मम्मी, ये देखो लाइट का बिल पूरे 10,000 का आया है। अगर भाई को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। उन्होंने जाते समय कहा था कि उन्हें कारोबार लिए पैसे जमा करना है, इसीलिए हम अपने खर्चे ज़रा कम करें। तो वैशाली की बात पर माँ चौंक गई और बोली। बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाई साफ नज़र आ रही थी। तभी अचानक उनके दिमाग में ये ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने वैशाली की तरफ देखा और कहने लगी, ज़रा नीरज के पास फ़ोन मिलाकर तो देना। तो वैशाली ने नीरज के पास फ़ोन लगाया और अपनी माँ को दे दिया। जैसे ही नीरज ने फ़ोन उठाया तो कांता जी शुरू हो गई। हाय मेरा मासूम बच्चा, परदेश में दिन रात काम करके पैसे कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनत का कोई फल तुम्हें नहीं मिलने वाला। मुझसे बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं तो इसलिए गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वो रुपए की कदर करेगी, मगर विद्या तो इतने फिजूल खर्ची है कि वो तुम्हें कंगाल करके ही छोड़ेगी। नीरज को कुछ समझ नहीं आया कि माँ क्या कह रही है। उसने कहा, माँ क्या हुआ है, ये तो बताओ, क्या कर दिया है विद्या ने। माँ ने मुस्कुराकर वैशाली की ओर देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी चलाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता। उसकी हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती, मगर सच तो ये है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से लाइट का बिल 10,000 का आया है और तुम्हारे पापा के पास तो पैसे हैं नहीं, तुमको ही पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल के पैसे सुनते ही नीरज के होश उड़ गए, लेकिन अभी वो कर भी क्या सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में विद्या के खिलाफ एक नफरत सी हो गई थी। अगले दिन दोपहर में विद्या को चक्कर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो खाना बनाने के लिए रसोई में आ गई। तेज़ गर्मी थी और पसीना भी टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे ज़ोर से चक्कर आया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। धड़ाम की आवाज़ सुनकर हॉल में बैठे हुए सब लोग किचन की तरफ भागे। सामने देखा तो विद्या ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। विद्या की सास के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि अगर विद्या का बच्चा गिर गया होगा तो नीरज तो उन्हें छोड़ेगा नहीं। उनके दिमाग में विद्या को अस्पताल ले जाने की बजाय अपने झूठ के पकड़े जाने की चिंता ज़्यादा थी। खैर,
जैसे तैसे करके विद्या को अस्पताल ले जाया गया। जब विद्या को होश आया तो उसे पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है। तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, मगर अभी वो ये नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उस शाम कांता जी ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। आते वक्त विद्या को बोल दिया कि अगर तेरे मायके वाले या नीरज कोई भी पूछे तो बोल देना कि सीढ़ियों से गिर गई, इसीलिए बच्चा गिर गया है। उसके आंखों में बार बार आंसुओं से भर रही थी। घर पहुंचते ही विद्या की सास ने अपने बेटे नीरज को फ़ोन करके बता दिया कि विद्या अभी बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, इसीलिए जाकर एबॉर्शन करवाई है। ये सुनकर नीरज का खून खौल उठा। उसका जी चाहा कि वो अभी और इसी समय जाकर विद्या का गला घोट दे। उसने बिना कुछ बोले ही फ़ोन रख दिया। विद्या की सास संतुष्ट हो गई कि नीरज को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी तरफ नीरज ने अपना टिकट करवा लिया और सारे काम छोड़कर वो 2 दिन बाद ही इंडिया आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही वो विद्या को घर से निकाल देगा। कड़कती हुई दोपहर के समय वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो खाना पकने की खुशबू उसके नाक से टकराई और सोचने लगा, कितनी तेज़ गर्मी में मेरी माँ बेचारी किचन में काम कर रही है और विद्या अंदर एसी वाले कमरे में आराम से सो रही होगी। सही वक्त पर आया हूँ, अभी खबर लेता हूँ उसकी। ये इसी लायक नहीं है कि इसे मैं अपनी ज़िंदगी में रखूँ। आज ही इसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। जिस औरत को मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, उसे मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। तेज़ गुस्से में ये सोचता हुआ नीरज जिस समय किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सामने विद्या खड़ी खाना पका रही थी, जिसने दोनों चूल्हे पर एक एक पतीला चढ़ा रखा था। उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। उसने सोचा कि 2 दिन पहले ही तो विद्या ने अपना एबॉर्शन करवाया है और एबॉर्शन के 2 दिन बाद ही वो किचन में खड़ी होकर खाना बना रही है। वो बार बार कभी अपनी कमर पर हाथ रख रही थी तो कभी पसीना साफ कर रही थी। नीरज को किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो वो बिना कोई आहट किए ही अंदर चला गया। पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नज़र दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ा। जिस कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था, वो उस कमरे की तरफ गया। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर हल्का अंधेरा था। घर के सारे लोग इस बड़े कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी विद्या की सास को लगा कि विद्या दरवाज़ा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने बिना देखे ही ज़ोर से कहा कि आ गई महारानी बिना खाना पकाए। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाए तब आवाज़ लगाया कर, पहले ही उठा देती है। अगर मैं कुछ कहूँगी तो बोल देगी कि 2 दिन पहले ही मेरा बच्चा गिर गया है और आज सास ने काम पर लगा दिया है। तो सुन लो महारानी, मैं तुम्हें ब्याह कर इसीलिए लाई थी कि तुमसे घर के कामकाज करवा सकूं, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ऊंचे परिवार के रिश्ते आए थे। कांता जी अपने ही ख्यालों में बोलते ही जा रही थी, यही जाने बगैर कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। इतना कहकर वो करवट लेकर सो गई। ये देखकर नीरज के ऊपर तो मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसने देखा कि घर में सब लोग सो रहे थे, सिर्फ एक विद्या ही थी जो इतनी गर्मी में इन सब के लिए खाना बना रही थी। वो जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में विद्या के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ चुपचाप वहाँ से पलट गया और सीधा रसोई में आ गया। उसने विद्या को पुकारा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो विद्या के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो विद्या, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो आज उतर चुकी है। विद्या उसके गले से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके पीछे से हुई सारी सच्चाई नीरज को बता दी, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी इतनी गर्मी में पूरा दिन काम करने की वजह से ही गिर गया। ये सुनकर नीरज को बहुत गुस्सा आया। उसने विद्या का हाथ पकड़ा और सीधा लेकर उस कमरे में आया जहाँ सब लोग सो रहे थे। उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोला तो कांता जी अचानक हड़बड़ाकर उठी तो सामने नीरज को देखकर वो बौखला गई और बोली,
बेटा तुम अचानक कैसे आ गए, बताया भी नहीं। तो नीरज गुस्से में बोला, अगर बता कर आता तो आपकी असलियत कैसे जानता माँ। आपने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। ये प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम सारा काम इसी से करवाती रही। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी काम करने की वजह से ही गिर गया है। और आपने मुझसे कहा कि विद्या अबॉर्शन करवा कर आई है। आप इतना झूठ कैसे बोल सकती हो माँ। मैं भी आपकी बातों में आकर विद्या से ही झगड़ा करता रहा, पर मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी ही माँ मेरे ही बच्चे की दुश्मन बन जाएगी। आज कांता जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि वो जान गई थी कि नीरज ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, इसीलिए अभी झूठ बोलना बेकार था। नीरज ने विद्या की ओर देखते हुए कहा कि तुम अपनी तैयारी करो, अभी तुम यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर विद्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इस तरह से बदल जाएगी। कांता जी नीरज से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन नीरज ने उनकी एक न सुनी और उसी समय विद्या को लेकर किराए के घर में आ गया। और 10-15 दिनों में ही टिकट बनने के बाद विद्या को लेकर विदेश चला गया। कांता जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसा भी कर सकता है। आज उनके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।